हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस। तो देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 मई का इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज और एडिटोरियल सेक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आज है डिस्कस करने के लिए। देखिए, पहला ये वाला आर्टिकल एक्सप्लेन पेज में आया है अभी, जो विशाखापट्टनम में जो स्टायरीन गैस लीक हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कंपेयर किया गया है अलग अलग देशों में जो लॉकडाउन किस तरीके से किया गया है और इंडिया में किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो इसका एक ओवरव्यू लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है। और देखिए, एक्सप्लेन पेज में एक आया है आईएसआईएस का री एमरजेंस के बारे में, तो इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे कि यहाँ क्या बातें की जा रही हैं। और देखिए, चलिए पहले ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं, फिर एडिटोरियल सेक्शन देखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो आज का ये वाला है, स्टायरीन वाला। जैसे कि एक दुखद घटना भी देखने को मिली है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जो सिटी है उसके करीब में ही एक गोपालपट्टनम करके जगह है, वहाँ पर एक जो कंपनी थी पॉलीमर की, उसमें से गैस लीक हो गई है। ठीक है, जैसा कि हमने 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी देखा था, उससे सिमिलर एक इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करना। देखिए, विशाखापट्टनम के आसपास के इलाके में हुआ है, ये एग्जैक्ट सिटी में नहीं था। ठीक है, तो देखिए पहली बात ये कह रहा है कि व्हाट इज स्टायरीन। तो स्टायरीन क्या है? ठीक है, तो ये एक है, इसका केमिकल फार्मूला देखिए C8H8 है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये जब हम पॉलीमर बनाते हैं तो उस प्रोसेस में ये एक गैस होती है, वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, इट इज स्टोर इन फैक्ट्री एज ए लिक्विड। ये एक लिक्विड के फॉर्म में कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है 20 डिग्री के आसपास इस टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट इज स्टायरीन यूज फॉर, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टायरीन एक रॉ मटेरियल है जिससे हम पॉलीस्टायरीन बनाते हैं। पॉलीस्टायरीन क्या है? ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब क्या? प्लास्टिक्स, जिससे हम तरह तरह के सामान बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके का प्लास्टिक प्लास्टिक के सामान इससे बनते थे। ठीक है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर के प्लास्टिक्स होते हैं, माइक्रो ओवन के प्लास्टिक होते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के प्लास्टिक्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से तो उन चीज़ों को बनाया जाता था। तो ये उस चीज़ की फैक्ट्री थी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही की गई है इनके द्वारा, जो कंपनी का प्रशासन था उनके द्वारा, और एक काफ़ी ह्यूमन ट्रेजेडी देखने को मिली है। ठीक है, देखिए, व्हाट हैपन इफ समवन कम्स इन एक्सपोज टू स्टेरिन गैस के, अगर कोई स्टेरिन गैस के संपर्क में आ जाएगा तो क्या हो सकता है? तो देखिए, बहुत तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ब्रीथलेसनेस। पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट होएगा, फिर नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होएगा। ठीक है, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इंडाइजेशन हो सकता है, देखिए नोजिया हो सकता है, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब सिम्टम्स या फिर ये सब आपको लक्षण देखने को मिलेंगे अगर आप स्टायरीन गैस के संपर्क में आ जाओगे। अगर आपको पहले से कोई और बीमारी है तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह, तो और दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और यहाँ जहाँ एक तरफ ये हुआ है और दूसरी तरफ कोविड-19 फैल रहा है, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं अभी ये। ठीक है, और देखिए आगे क्या बात की गई है, बताया गया है व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जैसा कि हमने 1984 का जो भोपाल गैस ट्रेजिडी थी उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा कि लोग आज तक भुगत रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसके क्या कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, तो उसके बारे में बात की गई है कि एक्सपोज टू द गैस फॉर लॉन्ग पीरियड देयर इज चांस ऑफ डेवलपिंग ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया हो सकता है। ल्यूकेमिया एक ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, तो ये बीमारी हो सकती है आपको। तो और अभी स्पेसिफिक इसके ऊपर कुछ बातें आई नहीं, और इसके ऊपर रिसर्च करके बताया जाएगा। ठीक है, देखिए, रैट और माइस के ऊपर स्टडी किया गया था जब स्टेरिन से, तो पता चला था कि मॉडरेट टॉक्सिसिटी बाय द इनहेलेशन या ओरल एक्सपोजर। तब ये बातें पता लगाई गई थी कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो ल्यूकेमिया वगैरह आपको हो सकता है अगर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाए तो। और देखिए, और क्या बात बताई गई यहाँ पे, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एक बार कि इसका स्ट्रक्चर कैसे। देखिए, C8 और H8 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कार्बन के 8 मॉलिक्यूल्स हैं और ये हाइड्रोजन वाले 8 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और केमिकल फार्मूला अगर आपको देखना है तो ये इसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री के बारे में क्या है। तो फैक्ट्री का नाम है एलजी कैम पॉलीमर्स। ठीक है, 1961 के आसपास बनी हुई थी, पहले इसका नाम हिंदुस्तान पॉलीमर था। तो ये वाला सेक्शन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आपको फैक्ट्री के बारे में डिटेल्स दी गई है। देखिए, साउथ कोरिया से भी इसके लिंकेज थे 1997 के आसपास। ठीक है, फिर देखिए ये कहाँ पर हुए हैं इंसिडेंट्स, गोपालपट्टनम, जो कि कहाँ है, विशाखापट्टनम के करीब है, इस जगह पे ये इंसिडेंट देखने को मिला है। तो जो टैंकर होते हैं जो जिसमें स्टोर किया जाता है इस लिक्विड स्टायरीन को, वो 2400
टन की कैपेसिटी रखते हैं तो उसको 1800 टन कैपेसिटी तक भरते हैं, ठीक है। फुल कोई भी चीज़ नहीं भरते हैं। अगर किसी चीज़ की लिमिट 10 kg सहने की है तो हम उसके ऊपर 10 kg नहीं रखेंगे, हम उसके ऊपर 7 ही kg रखेंगे। कुछ टॉलरेंस हम छोड़ देते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन था। अभी क्या था, 44 डेज से ये कंपनी बंद थी सभी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ऑल ओवर नेशन में। लेकिन बोला जा रहा है कि यहाँ पर ऑफिशियल्स थे, इंजीनियर्स थे जो इनके इसकी चेक में रखते थे कि कुछ दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा 20 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला गया हो, तो जो एक्सपोजर टू लाइट मिल गया उसको, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन हो गया हो। पॉलीमराइजेशन हो गया होगा मतलब जो स्टायरीन है जो लिक्विड फॉर्म में, वो उसको वेपराइजेशन हो गया होगा, ठीक है, और फिर वो लीक हो गई होगी। तो इस कंडीशन में उसको रोकने के लिए वहाँ पर एक इनिबेटर रखा जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार वो इनिबेटर भी काम नहीं किया, और ये क्यों काम नहीं किया उसका रीज़न अभी पता नहीं है। तो इसकी वजह से ये स्टायरीन टैंक में से बाहर गैस लीक हो गई है, ठीक है। तो उसका एग्जैक्ट रीज़न अभी पता नहीं चला है कि ये इनिबीटर जो, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वो लिक्विड गैस बन के बाहर निकलने लगे, तो एक इनिबीटर को कनेक्ट करके रखा जाता है जो रोक सके ऑटो पॉलीमराइजेशन को, ठीक है, यानी जो वेपराइजेशन हुआ है उसको काउंटर कर सके। लेकिन इस बार वो भी काम नहीं किया है, तो एग्जैक्ट रीज़न अभी देखना है। तो ये एक दुखद घटना आज हमें देखने को मिली है, ठीक है। देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि इंडिया का लॉकडाउन और वर्ल्ड वाइड में जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें क्या कंपैरिजन किया गया है या बातें बताई गई उसके बारे में। तो स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स यानी कौन कितना स्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो बताया है अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अभी वैक्सीन बनाने की भी बातें कर रहा है, ठीक है। हाउ स्ट्रिक्ट अ कंट्री मेजर्स हुआ एंड व्हाट स्टेज ऑफ द स्प्रेड इट एनफोर्स दिस, ठीक है, कितने स्ट्रिक्ट मेजर्स थे और उसने कौन से स्टेज पे ये इम्पोज किया। इंडिया इम्पोज इट्स स्ट्रिक्टेस्ट मेजर मच अर्लियर दैन अदर्स, ठीक है, यानी इंडिया की बात बताई जा रही है कि इंडिया ने काफ़ी अच्छे स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाए हैं बाकी वे कंपैरिजन में। तो इसमें ओवरऑल वही बताया गया है, स्कोर की बात की गई है कि अगर आपको 100 के स्कोर के मार्क्स दिए गए स्कोर्स हैं, और जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे मतलब आपके यहाँ पे चीज़ें उतनी अच्छी चल रही थी। अब देखिए व्हाट इज़ दिस इंडेक्स, तो ये इंडेक्स क्या है। तो ये एक आप कह सकते हो कि मेरिट देगा कि कौन सी कंट्री ने कितने अच्छे तरीके से ये आप कह सकते हो लॉकडाउन को लगाया था, ठीक है। तो स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स है, नंबर 0 से 100 आपको स्कोर देगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा दिस इंडिकेटर की कि आपके यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन था, ठीक है। तो ये बताएगा कि कहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को फॉलो किया गया है और उसका क्या इम्पैक्ट निकल के आया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए फ्रांस के, अगर हम स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स की बात करें तो देखिए फ्रांस को अप्रॉक्सीमेटली 80-90 स्कोर मिला, यानी ठीक ठाक स्कोर मिला, यानी फ्रांस ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया ने देखिए काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाए, इंडिया ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इटली की बात करें तो इटली ने भी बाद में धीरे धीरे आते आते काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए, और अभी वहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन पहले से तो कंट्रोल में है। देखिए यूएसए की थोड़ी ख़राब पिक्चर देखी गई कि यूएसए ने उतने अच्छे तरीके से लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया, ठीक है। और ईरान में देखिए ईरान ने भी काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस दिखाया लॉकडाउन से के मामले में। स्पेन का भी ठीक ही ठाक स्कोर है, देखिए 80-90 के आसपास स्कोर है। तो ये अलग अलग देशों को यहाँ पर कंपेयर किया गया है, जिससे कि पता चल रहा है कि कहाँ पे कितना तरीके से लॉकडाउन को फॉलो किया गया और उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं किसके बारे में बात करता है। देखिए ये बताया जा रहा है कि आईएसआईएस का क्या री एमरजेंस हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था मार्च में अफ़गानिस्तान में एक गुरुद्वारे में अटैक किया गया था जिसकी ज़िम्मेदारी आईएसआईएस ने ली थी, तो ठीक है। पहले जो आईएसआईएस का जो चीफ था अबू बकर अल बगदादी, उसको मार दिया गया था। तो उसके बाद बोला जा रहा था कि ये जो आईएसआईएस का ग्रुप है ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी ख़त्म नहीं होती। अभी बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे इसकी आइडियोलॉजी को चला रहे हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान में ही ले लीजिए। अफ़गानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, वहाँ पर इसका ये ग्रुप चल रहा है। और फिर इसमें बताया जा रहा है कि ये लोग अभी पाकिस्तान से और भी अलग अलग जगह से रिक्रूट कर रहे हैं। इंडिया से देखिए वो जो गुरुद्वारा वाला सीन हुआ था उसमें से एक व्यक्ति इंडियन था जो केरला से गया था, ठीक है, जो कि पहले विदेश में कहीं काम करता था, फिर वो वहाँ से उसने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। तो ये लोग ऐसे ऐसे जो इंटरनल स्टेट्स हैं उन जिनके अगेंस्ट से प्लानिंग कर रहे हैं उनके मेंबर्स को भी रिक्रूट कर रहे हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि ये जो कश्मीर वाला इलाका है वहाँ से भी लोगों को रिक्रूट करेंगे, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे आईएस इस्लामिक स्टेट इन द कश्मीर रीजन का एक ये ग्रुप से भी बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी वही बात इसमें ऑथर बता रहे हैं कि नेसेसरी है कि हम इनके इमरजेंसी के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि ये ख़तरा
साबित हो सकता है, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि अभी पाकिस्तान ने कैसे आप कह सकते हो कि इसमें पाकिस्तान भी हो सकता है कुछ रोल प्ले करे, जैसा कि हमने देखा भी पाकिस्तान ने क्या ग्रुप नया फॉर्म किया है, द रेजिस्टेंस फोर्स, द TRF फोर्स। ये फोर्स फॉर्म किए ना पाकिस्तान ने। क्यों फॉर्म किए? क्योंकि अभी पाकिस्तान जो पहले डायरेक्ट ही जो वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, ठीक है, जैसे अलकायदा वगैरह, उनको फंडिंग किया करता था, लेकिन FATF के मार से बचने के लिए, FATF से पेनल्टी से बचने के लिए उसने अभी द रेजिस्टेंस फोर्स का ऑर्गेनाइज किया इसको। और ये है कहाँ पर? ये POK वाले रीजन में ये वाली कह सकते हो ग्रुप है। और अब ये ग्रुप को फंडिंग करते हैं और ये ग्रुप जाके फिर अलकायदा वगैरह को फंडिंग करता है। तो इससे पाकिस्तान बच जाएगा FATF उसकी पेनल्टी से, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन अभी चल रही थी, इसके ऊपर नज़र रखने की काफ़ी ज़रूरत है, वरना कुछ ख़राब सिचुएशंस हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एडिटोरियल वाले पेज की कि एडिटोरियल में क्या बताया गया है। तो देखिए, ये पहला वाला जो आर्टिकल आया है, टर्निंग पॉइंट, यानी टर्निंग पॉइंट, अभी जो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो किलिंग ऑफ रियाज अहमद नाइकू की हुई है, ठीक है। रियाज अहमद नाइकू जो एक काफ़ी मोस्ट वांटेड मिलिटेंट था, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन का ये काफ़ी एक आप कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर था उनका। तो उसको अभी वहाँ पे मारा गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है इंडियन साइड के लिए, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि कैसे काफ़ी लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं और मिलिटेंसी को ज्वाइन कर लेते हैं और अगेंस्ट दी नेशन काम करने लगते हैं, ठीक है। ये देखा जाए तो कश्मीर वाले इलाके से बिलोंग करता था और फिर ये स्टार्टिंग में प्रोफेसर था, लेकिन बाद में ये मिलिटेंट बन गया। और अभी वो तो बताइए कि अच्छा था कि जो हमारा इंडियन साइड था उसका एस्पायोनेज नेटवर्क काफ़ी अच्छा था, तो किसी ने खबर दे दी कि ये अपने घर आया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जाके जो इंडियन साइड है उसको इसको पकड़ने में आसानी हुई और फिर इसको वहाँ पे किल किया गया है, ठीक है। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू इंडियन साइड को मिला है। और देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल किस बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्कर्स चॉइस। तो देखिए, अभी कर्नाटका में जो पहले रेजिस्ट कर रहा था कि वो जो माइग्रेंट लेबरर हैं उनको वापस भेजने के लिए ट्रेन वगैरह का बंदोबस्त नहीं कर पाएगा क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है। तो उसने अभी रोल बैक किया और कह रहा है कि वो कुछ स्टेप्स लेगा कि ट्रेन्स निकालेगा फॉर माइग्रेंट कैरियर, ठीक है, ताकि उनको भी अपने घर पहुंचे और वो भी राहत की सांस ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी तो उनको ही देखने को मिल रही है। ग्राउंड जो लेवल पे जो दिक्कतें हैं वो वही देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि वो भी ट्रेन चालू करेंगे माइग्रेंट वर्कर को वापस से भेजने के लिए, ठीक है। तो ये बात इस आर्टिकल में यही बात बताई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है। देखिए, रिटर्निंग टू द फील्ड, जैसे कि आप सब जानते हैं अभी इस कोविड-19 के टाइम पे सभी स्पोर्ट्स सभी चीज़ें बंद है, सभी मास गैदरिंग बंद है। तो अभी क्या देखा जा रहा है कि बुंडेसलीगा सीजन कुड pave the way for resumption of other games, ठीक है। इट विल बी वॉच लाइक नेवर बिफोर। तो ये वाला जो सीज़न है बुंडेसलीगा, ये फुटबॉल से रिलेटेड बात की जा रही है कि अभी फुटबॉल के कुछ स्पोर्ट्स शुरू करने की बात की जा रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक पब्लिक तो नहीं आएगी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत ही आप कह सकते हो प्रिकॉशंस के साथ, बहुत ही सेफ्टी के साथ सभी चेकअप करके दो दो तीन तीन बार, ठीक है। और जहाँ से भी उनको लाया जाएगा दो दो तीन तीन बसों में, ताकि डिस्टेंस मेंटेन करके, और किसी से भी मिलने उलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से अभी ये चालू करने की बात की जा रही है ताकि ये थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स चालू हो सके, ठीक है। तो ये एक स्टेप अभी लिया गया है। वैसे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन चलिए जो भी हो रहा है उससे हो सकता है कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है ये ज़रूर कि आप प्लेयर्स को ऐसे लेके आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे टाइम हमें देखने को मिलता है कि अगर आप आज ही कल ही में इन्फेक्ट हुए तो हमें पॉजिटिव वो डिटेक्ट भी नहीं होता है ना, तो वो भी दिक्कतें हैं। तो ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी वो हमारे लिए। ये वाला देखते हैं। देखिए, अभी बोला गया है कि रीडिफाइनिंग सिक्योरिटी और कोविड कंस्ट्रेन ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर कुड हेल्प ट्रांसफॉर्म मिलिट्री कल्चर, ठीक है। अभी जो कोविड कंस्ट्रेन चल रहा है और इसकी वजह से हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो रहा है, तो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि हम कुछ और सोचें, कुछ अलग डायरेक्शन में सोचें कि कैसे जो मिलिट्री कल्चर है उसको थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो फेस टू फेस वॉर है ये थोड़ी सी कमी हो जाएगी, फिर साइबर वॉर देखने को मिलेगा, स्पेस वॉर देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी बायोलॉजिकल वॉर देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप कह सकते हो ये
कोई वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह कोई देश लॉन्च करेगा और किसी भी देश में फैला देगा, ठीक है। जैसे कि इसके ही बारे में कहा जा रहा है, तो कोविड-19 के बारे में ही, लेकिन इसका कोई अभी प्रूफ है नहीं कि ये बायोलॉजिकल वेपन है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी इसमें वही बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि अभी हमें एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपने जो मिलिट्री कल्चर है, जो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर है, उसको एक नए तरीके से सोचें। और जो अलग डायरेक्शन है, जैसे चाइना हो गया, ये सब क्या, ये सब साइबर वगैरह में भी काफ़ी एडवांस है, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एडवांस है, ठीक है। तो हमें उन सब चीज़ों में भी मल्टी डिसिप्लिनरी कैपेबिलिटीज़ लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जंगी मैदान में जो पहले लड़ाई होती थी उसके ऊपर ही फोकस रहें, ठीक है। देखिए, दिस शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन कल्चर इन द इंडियन मिलिट्री, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो समय के साथ जो भी अपग्रेडेशन होते हैं, हमें रहते रहना चाहिए, वरना पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। तो वही बात इसमें भी बताई गई है, बेस्ड ऑन द क्लियर पॉलिटिकल गाइडलाइन दैट आर ड्रिवन बाय एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचरिस्टिक कैपेबिलिटीज़, ठीक है। जो फ्यूचर से रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ होगा उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड स्ट्रेटजीज आउटकम एंड एंटिसिपेटेड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, ठीक है। तो जो भी फैसले लेने हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही लेने हैं हमें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल और क्या बता रहे हैं हमें। ये वाला आर्टिकल जो है ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर ऑफ द जस्टिस, इसमें बताया जा रहा है मतलब कि आप कह सकते हो कि वर्चुअल वर्चुअल कोर्ट के बारे में बताया जा रहा है, मतलब कि आप कैसे ई कोर्ट का इस्तेमाल करके जो केसेस की पेंडेंसी है उसको कम कर सकते हो, और जो कह सकते हो आप जो कॉस्ट लगता है केसेस को उसको कम कर सकते हो, कि बहुत खर्चा हो जाता है आप अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हो, ठीक है। और लोगों की रीच भी बढ़ जाएगी, सभी लोगों को आप कह सकते हो कि न्याय मिलने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेंडेंसी केसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा केस सॉल्व होने लगेंगे। तो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखाया गया है कि इस लॉकडाउन में जब सभी चीज़ आप कह सकते हो वर्चुअली चल रही है, एजुकेशन ई एजुकेशन हो गया है, एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ना और बहुत सारे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के काम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहे हैं, तो क्यों ना कोर्ट को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ई कोर्ट में कन्वर्ट करके उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका यूज़ किया जाए, ठीक है। जिससे कि आप कह सकते हो कि देखिए ना, उसमें तीन टाइप की बात की गई है। एक होता है फिजिकली जो कन्वेंशनल तरीका चला आता था, जिसमें कि वकील खुद प्रेजेंट होते थे कोर्ट में और केस लड़ा जाता था। और दूसरा एक सेकंड है कि आप कह सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रहेगा, जिसमें कि जो जज साहब है वो कोर्ट में रहेंगे और जो वकील है अपने अपने ऑफिस में रहेंगे और वहाँ से दलील देंगे और फिर उस केस को लड़ा जाएगा। तीसरा ये रहेगा कि वर्चुअली जो थर्ड थर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी इसमें की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके भी बहुत सारे केसेस को फ्यूचर में सॉल्व करने के लिए सोचा जा सकता है, कि हम कुछ ऐसा सेटअप करेंगे जिसमें फीड देने के बाद वो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो वर्डिक्ट दे सकता है सिस्टम। तो उन सब पहलुओं के बारे में इसमें बात की गई है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेके एक बेटर फ्यूचर देख सकते हो जुडिशरी के फील्ड में, ठीक है। तो इसको जुडिशरी को कैसे अपग्रेड करना है उसके बारे में बात की गई है। अब देख लेते हैं ओपिनियन वाले पेज में क्या बात बताई गई है। देखिए, एनिमीज कोरोना वायरस नॉट चाइना, ठीक है। तो ये देखिए, आप कह सकते हैं कि ये चाइना की तरफ से बोल रहे हैं कि जैसे कि अभी पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट में बोल रही है, तो चाइना के जो लीडर्स हैं वो भी काफ़ी परेशान है इससे, और वो उसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। द कोविड-19 हैज़ ट्रिगर्ड ए न्यू वेव ऑफ चाइना बैशिंग, ठीक है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे देश अगेंस्ट चाइना हो गए हैं, ठीक है। The fact is China suffered the first attack of the virus and now a reliable partner fighting the epidemic, ठीक है। तो चाइना कह रहा है कि सबसे पहले तो वो खुद इन्फेक्ट हुआ है और अभी वो तो पूरे दुनिया की मदद ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको चाइना को ब्लेम नहीं करना चाहिए, आपको उल्टा हमारे साथ मिल के काम करना चाहिए कि हम कैसे पूरी आप कह सकते हो वर्ल्ड वर्ल्ड को इससे निजात दिला सकें और कैसे हम सपोर्ट कर सकें एक दूसरे को, ठीक है। तो चाइना कह रहा है कि हम मेडिकली सपोर्ट कर रहे हैं, हमने जो वायरस की सीक्वेंसिंग थी वो भी प्रोवाइड करा है, हमने लॉकडाउन करके अपनी कंट्रीज़ में केसेस को नॉर्मल किया है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमने करी है, और आप हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, और आप एक तरीके से आप रेशियली हमें चाइनीज़ वायरस बुला रहे हो, ऐसा भी देखने को मिला है, ठीक है। तो वो सब एक कंसर्न जाहिर किया है इन्होंने कि कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना अभी चाइना को करना पड़ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में ये लिख रहे हैं काफ़ी कुछ, ठीक है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में कैसे रिलेशन रहेंगे बाकी सब कंट्रीज़ के चाइना के साथ, क्योंकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी कंट्रीज़ की है, क्योंकि मेडिकल सप्लाईज़
चाइना का बहुत बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारे नेशन चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये एक लेसन लोग अलग अलग कंट्रीज़ को मिल चुका है कि एक ही कंट्री के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना सही बात नहीं है, ठीक है। तो अभी कंट्रीज़ क्या करेंगे, जैसा कि कहावत है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। आपको अपने सारे अंडे अलग अलग बास्केट में रखने चाहिए कि कभी एक बास्केट पूरा टूट भी गया तो दूसरे कुछ बास्केट बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी सब कंट्रीज़ ये सोच रहे हैं कि हमें अलग अलग कंट्रीज़ के साथ मिल के काम करना चाहिए, ना कि एक ही कंट्री पे पूरा डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। तो ये बात बताई गई है इस आर्टिकल में। और देखिए ये वाला आर्टिकल क्या कह रहे हैं, एसिंग द टेस्टिंग इज़ क्रिटिकल इन फाइट अगेंस्ट कोविड 19, ठीक है। तो वही बात बताया गई है कि आपको टेस्टिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। ये तो हम डेली ही देख रहे हैं कि ये बात कि आपको टेस्टिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा, आइसोलेशन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, एक पर्सनल हाइजीन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको उनकी सपोर्ट में काम करना पड़ेगा कि कैसे उनको बराबर सब इंफ्रा मिल पाए, बराबर जो सपोर्ट है वो मिल पाए, ठीक है। तो वही बात बताई गई, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में। और देखिए और क्या बात की गई है, देखिए बोला गया है रू ग्रुप एंड री इन्वेंट, देर इज़ अ नीड फॉर कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स बाय सेंटर एंड द स्टेट टू मीट द क्राइसिस। देखिए यहाँ पर सेंटर और स्टेट को मिलके काम करने की बात बताई गई है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जैसा कि बहुत सारे टाइम पे हम देख रहे हैं कि सेंटर और स्टेट के मतभेद हो जा रहे हैं। जैसा कि अभी श्रमिक एक्सप्रेस जब ट्रेन चलाई गई थी, तब सेंटर कह रहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसका खर्चा उठा सके, तो उन्होंने स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी थी, बहुत सारा ये देखा गया था। फिर अभी सेंटर ने 1.7 लाख करोड़ जो इन्फ्यूज़ किया इकॉनमी में, ठीक है, वो एक सेंटर की बात बताई गई है। फिर आरबीआई ने जो रेपो रेट कम किए हैं, ठीक है, तो ये सब सब सेंटर ने लिए हैं। और जो स्टेट की दिक्कत ये है कि स्टेट के पास अभी रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद है। इसलिए अभी क्या किया गया, लिकर को बेचना चालू किया है ताकि लिकर से जो टैक्स, उसके ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगाया जा रहा है और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो उससे जो स्टेट्स हैं उसको बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो ये ऐसा टाइम नहीं है कि सेंटर और स्टेट को आपस में झगड़ा करके या फिर एक दूसरे से दूरी बना के काम करना है, जबकि आपको एक साथ आके मिल के काम करना चाहिए, ठीक है। जो वो तो एक अलग बात है कि जो हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर सिर्फ स्टेट ही काम करेगा। अगर सेंटर और स्टेट मिल के काम करेंगे तो सेंटर फंडिंग कर सकता है जो कि स्टेट तक पहुंचेगी, फिर इन चीज़ों को हम आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात इसमें बताई गई है कि सेंटर और स्टेट को मिल के काम करना पड़ेगा अगर हमें फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व को अचीव करना है, जो हमारा मोटिव है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आज के सभी हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लिए हैं। चलिए शुक्रिया।